तो एक तो पहले मुझे कोई ये बता दो कि ट्रिपल एच के अब रेजीमे में कौन सा इंसान एक्चुअल में खुश है। बिकॉज सुपरस्टार फ्रस्ट्रेटेड है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, खुश कौन चल रहा है उसमें? सिर्फ ट्रिपल एच। सो हेलो एवरी और स्टेफनी मैकमैन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो के अंदर काफी सारी अपडेट्स है, लेकिन वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो, स्टेफनी विकेयर और लिव मॉर्गन के साथ में। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में इनका सेगमेंट होता है जहां पर पहले लिव मॉर्गन डोमिनिक के बीच में थोड़ा सा रोमांस होता है एंड बाद में स्टेफनी विकेयर आके चमाट मार देती है डोमिनिक के चेहरे के ऊपर। मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों ने सेगमेंट देखा, नहीं देखा, या फिर कितने लोगों को ये सेगमेंट एक्चुअल में अच्छा भी लगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूं, पूरे मंडे नाइट रॉ में फिन बैलर, सीएम पंक, 100 फला ढमकाना चीजें हो गई, लेकिन फिर भी स्टेफनी विकेयर और लिव मॉर्गन का सेगमेंट हाईएस्ट वॉच्ड है। आई नो ये तुम्हें सरप्राइज करेगा। रिसेंटली मैंने जाके देखा WWE के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और वहां जो स्टेफनी विकेयर की ये वाली वीडियो है लिव मॉर्गन के साथ में, उस पर 2.9 मिलियन व्यूज आए हैं, जहां पर वो कहती है कि तुम मुझे चूज करो बिच, मैं तुम्हें ऐसी तैसी करके रख दूंगी रेसलमेनिया में। तो ये वाली वीडियो पे 2.9 मिलियन है, और ये मंडे नाइट रॉ के जितने सेगमेंट्स की रील पड़ी है WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे, उसकी हाईएस्ट वॉच्ड है। वही मैं बात करूं सीएम पंक की या बाकी सारी चीजों की, उस पर 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2.5 मिलियन ऐसे व्यूज है। बट यहाँ स्टेफनी विकेयर और लिव मॉर्गन ने तो भैया सीधा मतलब एकदम छप्पर फाड़ व्यूज दे दिए WWE को, जो कि 3 मिलियन के अराउंड है, और डेफिनेटली 3 मिलियन बहुत जल्दी हिट कर लेंगे। मे भी जब तुमने वीडियो देख रहे हो वो हिट भी कर चुके हो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है यार इस चीज को लेके? क्या तुम लोग इन्वेस्टेड हो लिव मॉर्गन वर्सेस राकेल कह रहा हूं, सॉरी, स्टेफनी विकेयर की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर? बात ब्रॉन ब्रेकर के बारे में करते हैं, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर को लेकर एक काफी अनफॉर्चुनेट अपडेट है ये सामने। ऑलरेडी मैंने बताया था कि उन्हें एक सीरियस इंजरी हुई है, और इवन पिछली वीडियो में मैंने ये भी क्लियर किया था कि उनकी जो रिटर्न टाइमलाइन है वो एक्सपेक्टेड है 12 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक। अब डिपेंड करता है उनकी ये जो इंजरी सर्जरी जो भी है वो कैसी है, उसका रिकवरी टाइमलाइन क्या है। लेकिन रिसेंटली ब्रायन एल्वर्स रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने ये बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी कि ब्रॉन ब्रेकर एक्सपेक्ट अब नहीं किए जा रहे हैं WWE की तरफ से कि वो रेसलमेनिया में परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये कि अब रेसलमेनिया के उनके प्लान्स WWE कैंसिल करने वाली है, और उसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट प्लान डेफिनेटली वो ढूंढेंगे। वैसे सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का फ्यूड पॉसिबल था रेसलमेनिया के लिए, और शायद WWE इनके बीच में मैच भी करवाती। लेकिन अब क्वेश्चन ब्रॉन ब्रेकर पे तो है ही, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के साथ सेथ रॉलिंस पे भी है। तो क्या अब सेथ वापस ही नहीं आएंगे? क्या सेथ रॉलिंस की जो WWE रिटर्न है वो डिले हो जाएगी, या फिर सेथ रॉलिंस किसी और विजन मेंबर का हमें फेस करते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया के अंदर, या फिर WWE उनके लिए कोई और न्यू फ्यूड प्लान करेगी? अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। बट हाँ, ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि जो ब्रॉन ब्रेकर हैं वो भैया कंपीट नहीं कर पाएंगे रेसलमेनिया के अंदर, और वो WWE से गायब ही रहने वाले हैं। रियली होप कि ब्रॉन ब्रेकर जल्दी रिकवर कर ले, और मेरी तरफ से स्पीडी रिकवरी विशेष हैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये वाली जो स्टोरी है वो रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है, बिकॉज भाई रोमन रेंज ने एक बार फिर से बता दिया क्यों वो नीडल मूवर है WWE में। लाइक मजाक थोड़ी चल रहा है। रोमन रेंज आए, व्यूवरशिप न बढ़े WWE की। हुआ क्या है, जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था पिछले हफ्ते वाला, जहां रोमन रेंज वापस आए रॉयल रंबल के बाद, उन्होंने सीएम पंक को चैलेंज किया। वो वाले मंडे नाइट रॉ की जो एपिसोड की व्यूवरशिप है वो आ चुकी है सामने, और वो व्यूवरशिप आई है 3.1 मिलियन। ये नेटफ्लिक्स की व्यूवरशिप है। डेफिनेटली अगर तुम लोग पहले चैनल पे एक्टिव थे तो उसकी व्यूवरशिप वहां पे 2 मिलियन ऐसी कुछ आती थी, लेकिन 3 मिलियन ग्लोबली आई है नेटफ्लिक्स की व्यूवरशिप इस वाले रॉ के एपिसोड की। तुम्हें शायद सुन के हैरानी होगी, लेकिन जॉन सीना का जो आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड का मैच था, जो कि हुआ था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नवंबर के लास्ट में जाके, तो उस एपिसोड की भी यही व्यूवरशिप आए थे, और तब से लेके अब जो WWE है वो 3.1 मिलियन व्यूवरशिप ला पाई है। इसी के बीच में जो मंडे नाइट रॉ का इस साल का पहला एपिसोड था, जो कि एकदम शुरुआत में हुआ, जहां हम लोग क्रिस जेरिको को एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिर्फ उसकी व्यूवरशिप इससे ज्यादा थी, वो थी 3.2 मिलियन। उसके बाद से WWE की 3.1 जो मिलियन व्यूवरशिप है वो रोमन रेंज के कमबैक से ही हुई है। आई नो रॉयल रंबल के बाद बस भी थी, लेकिन आई थिंक OTC हमेशा एक बड़ा वो रहेंगे नीडल मूवर WWE के लिए, और ये बात उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर डाली। और सोचो ये बस शुरुआत है। अब जब एलिमिनेशन चेंबर के बाद अपने फुल टाइम चीफ कमबैक करेंगे मंडे नाइट रॉ में, और वो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में मार्च में अपीयर होने वाले हैं, तो वो WWE की व्यूवरशिप को और अलग लेवल पे ले जा सकता है। देखते बाकी किस तरीके से WWE स्टोरी डेवलप करती है। बट अभी फिलहाल ये कुछ बातें हैं रोमन रेंज और उनके नीडल मूवर वाली चीजों को लेकर। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। सेकंड लास्ट अपडेट AJ स्टाइल्स के बारे में जुड़ी है। अब AJ स्टाइल्स ने ये तो कह दिया कि भैया हो सकता है कोई छोटा सा स्कोप है इन फ्यूचर WWE के अंदर, नहीं बल्कि स्क्वाड सर्कल में कमबैक करने का। मान लो उनके बेटे आ गए इन रिंग एक्शन में, तो उनके साथ एक टैग टीम फादर सन वाला। तो बहुत सारी बातें AJ स्टाइल्स ने स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट पे रिवील की। हुआ क्या है, PW इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। अपडेट ये बात
रिवील करती है कि जो WWE एंड AJ स्टाइल्स है वो भी अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी में उन्हें कैसे रहना है। अभी फिलहाल एक नई डील के बारे में बात कोई भी नहीं हुई है, बट हाँ वही बात है कि अगर AJ स्टाइल्स का वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वो बाहर से भी ऑफर करने के लिए मतलब वो है कि भैया हाँ वो कम्पीट कर सकते हैं, यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है कि हाँ AJ स्टाइल्स इन रिंग एक्शन में कम्पीट करेंगे, बट वही बात है कि WWE ट्राई कर रही है कि AJ स्टाइल्स को किसी ना किसी डील में वो अपने साथ साइन कर लें। इवन तुम्हें याद हो ट्रिपल एच ने पोस्ट शो में कहा था रॉयल रंबल के बाद कि वो AJ स्टाइल्स से कुछ बैक स्टेज रूल्स के बारे में बात करेंगे ताकि वो उनका टैलेंट को, उनके एक्सपीरियंस को बैक स्टेज पे यूटिलाइज कर पाए। लेकिन अब AJ स्टाइल्स उसके लिए एग्री होते हैं या फिर नहीं, ये बात की बात है। बाहर से उन्हें ऑफर आता है तो AJ स्टाइल्स का AEW वगैरह में डेब्यू कर सकते हैं किसी टेलीविजन रोल पे। मान लो अगर इन रिंग कॉम्पिटिशन में नहीं है तो क्या मैनेजर के तौर पे AEW नहीं यूज करेगी? अभी बहुत सारे सवाल है मेरे मन में भी, बट अब वही बात है कि भाई AJ स्टाइल्स जो हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या उनके मन में है, अब सब चीज़ें उन्हीं के ऊपर हैं कि WWE के साथ उन्हें रहना है किसी और नए रोल में या फिर उन्हें WWE को बाय बाय कह देना है। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भैया ट्रिपल एच के क्रिएटिव रेजीम से खुश कौन है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ। हर दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती, कभी रोमन रेंज खुश नहीं है, कभी कोई खुश नहीं है, और एक और रिसेंटली अपडेट आ चुकी है सामने। ये अपडेट बताती है कि भाई बैक स्टेज के ऊपर काफ़ी क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन है ट्रिपल एच को लेकर या उनके क्रिएटिव रेजीमे को लेकर। यहाँ बैक स्टेज पे क्या बताया ये जा रहा है कि WWE वाले जो मतलब सुपरस्टार्स वगैरह है काफ़ी टाइम इस बात से अनॉय हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता उनके क्रिएटिव क्या है आगे प्लान्स, यानी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। WWE उन सुपरस्टार्स को ही प्लान्स नहीं बता रही है कि भैया हाँ तुम्हें ऐसा करना है। एंड इवन बैक स्टेज के ऊपर ये भी चीज़ है कि अगर तुम रॉ के पार्ट हो तो डिफरेंस पता है क्रिएटिव का क्या होगा, अगर तुम स्मैकडाउन की पार्ट हो तो उसका क्रिएटिव कंट्रोल एक अलग तरीके से होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि दोनों के क्रिएटिव डिफरेंस है रॉ और स्मैकडाउन में। एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लो तुम स्मैकडाउन के सुपरस्टार हो, तुम्हें पता है कि WWE रॉ को ज़्यादा प्रायोरिटी बुक करती है और मंडे नाइट रॉ के बाद स्मैकडाउन को नीचे रखती है, राइट। तो अगर तुम स्मैकडाउन की पार्ट हो तो तुम्हें पता है कि अरे नहीं WWE तुम्हें कम प्रायोरिटी के ऊपर रख रही है, वरना शायद तुम्हें नेटफ्लिक्स शो के ऊपर भेजा होता वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। एंड ये बात काफ़ी एविडेंट भी है रिसेंटली, अगर तुम कुछ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शोज देख लो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वहीं मंडे नाइट रॉ में एटलीस्ट एक तो बड़ा मोमेंट हो ही जाता है। तो ये बताता है कि WWE खुद चाहती है कि मंडे नाइट रॉ को वो ऑन फ्लैगशिप शो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर बुक करें, ना कि स्मैकडाउन को। तो बैक स्टेज के ऊपर ये कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं, यानी कि मान लो मैं स्मैकडाउन से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है भाई नहीं मैं WWE की इतनी खास कुछ प्रायोरिटी नहीं हूँ। तो ये कुछ अभी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर बातें चल रही है। वो हाल फिलहाल अलग बात है कि कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, काफ़ी सारे जो बड़े स्टार्स हैं वो स्मैकडाउन में हैं, लेकिन यहाँ मैं बाकी टैलेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मिड कार्ड चैंपियंस हैं, जो वुमेंस डिवीजन का पार्ट है, जो इतने प्रायोरिटी पे WWE के नहीं है, जो मेन टैलेंट्स वहाँ के नहीं है। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशंस उनके अंदर हैं कि यार एक तो WWE वालों हमें प्लान बता दो हमारे क्या है, अब तुम प्लान भी नहीं बताते हो और ऊपर से ये क्रिएटिव डिफरेंस मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के अंदर चल रहा है। तो ये कुछ बैक स्टेज के ऊपर फ्रस्ट्रेशंस हैं WWE स्टार्स की। बाकी देखो यार क्या होता है, ट्रिपल एच का ये जो क्रिएटिव रेजीम है जितना स्टार्टिंग में देखने में अच्छा लग रहा था वो उतना ही बेकार होता जा रहा है। लाइक वही बात थी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन पास आके ये ट्रिपल एच तो गंजे निकले। वैसे दूर से भी गंजे ही दिखते हैं, लेकिन चलो ठीक है, इस बेकार जोक के साथ में हम लोग वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो तुम्हें वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।